आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। समटाइम्स एन इंटीग्रल इज़ इन द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसमें आप देखें हमारे पास आ रही है फ्रैक्शन, तो इसीलिए हम इसे पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शन। Here p of x and q of x are polynomials। मतलब कि इस फ्रैक्शन में हमारे पास जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों हमारे पास पोलिनोमियल्स होंगे। एंड द डिग्री ऑफ p ऑफ x, मतलब कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसकी डिग्री इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ q ऑफ x। उसकी डिग्री हमेशा इस q ऑफ x से कम होगी। पोलिनोमियल्स आपको याद होगा, इसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं लाइक x और y, और इनके दरमियान में हमारे पास कोई ऑपरेशन हो रहा होगा। और डिग्री से हमारे पास क्या मतलब था कि जो भी वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स, इसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी, मतलब कि हमारी डिग्री यहाँ पर 2 है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारे पास p ऑफ x की डिग्री, मतलब कि ये ऊपर वाले न्यूमरेटर की डिग्री हमारे पास हमेशा कम होनी चाहिए q ऑफ x यानी कि डिनोमिनेटर से। मतलब कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर्ड है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास इससे ज़्यादा डिग्री होनी चाहिए एक्स क्यूब्ड। अब इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। कभी कभी हमारे पास न्यूमरेटर में अगर ज़्यादा डिग्री आ जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 3 आ गया है, तो अब न्यूमरेटर में डिग्री हमारे पास डिनोमिनेटर से कम नहीं है, तो फिर इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अगर ऐसा केस हमारे पास आ जाए तो इसे हम फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर बनाना पड़ता है। अब जो हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं इन्हें हम इवेल्यूएट करते हैं यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। वो कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। इट इज़ डन बाय एक्सप्रेसिंग द फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शंस दैट कैन बी ईजीली इंटीग्रेटेड। अब देखिए हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो हमारे पास सिंपल एक रूल है कि हम इसको 2/4 + 3/4 भी लिख सकते हैं। मतलब कि हम अपनी फ्रैक्शन को एज अ सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपने पोलिनोमियल्स के साथ जो कि हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, फिर ताकि हम उन्हें ईज़िली इंटीग्रेट कर पाएँ। नहीं तो देखें अगर हमारे पास कोई एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स प्लस 2x इस तरह हमारे पास है, यहाँ पर इसकी डिग्री इंक्रीज़ कर देते हैं 3, और नीचे हमारे पास x⁴ है। तो अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब अगर आपके पास ऐसा एक इंडिविजुअल फंक्शन हो उसकी तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, बट आपने ऐसे तो नहीं पढ़ा था ना कि 1 + x + x² डिवाइडेड बाय x। तो इसकी इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। यहाँ पर x³ कर लेते हैं प्रॉपर करने के लिए इसे, तो ये हमने नहीं पढ़ा था। बट अगर आप इसको डिकम्पोज करते हैं 1/x³ प्लस x/x³ प्लस x²/x³, देन हम इनकी इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये पार्शियल फ्रैक्शंस वाला मेथड यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारी डिनोमिनेटर्स की टाइप्स। तो फर्स्टली हमारे पास है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। अब देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब है हमारे पास कि ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं x और x + 1, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट है एक। तो दूसरा ये लीनियर है। लीनियर से मतलब है इनकी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। तो आप देख सकते हैं इन एक्सप्रेशंस में कि हमारे पास यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री 1 है और यहाँ पर भी x की हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 1 है। तो इनको मल्टीप्लाई करके तो चाहे वो 2 हो जाएगी, बट हम अलग अलग फैक्टर की बात कर रहे हैं कि ये x हमारे पास एक अलग से फैक्टर है, तो ये भी हमारे पास लीनियर है, और ये x + 1 हमारे पास अलग से फैक्टर है, ये भी हमारे पास लीनियर है x। तो ऐसे डिनोमिनेटर को हमारे पास डिकम्पोज कैसे किया जाता है वो हम देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/x × x + 1 है, तो हम एक फैक्टर इसमें बनाएंगे a और दूसरा हम बनाएंगे b।
तो a के नीचे हम अपना एक इंडिविजुअल जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है वो लिख देंगे x, और b के नीचे हम लिख देंगे अपना दूसरा लीनियर फैक्टर x+1। तो इस तरह हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो अब देखें, इसमें हमारे पास रेपिटिशन हो रही है तो ये हमारे पास लीनियर, ठीक है, ये x हमारे पास लीनियर है, और ये भी फैक्टर देखा जाए x-1, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये लीनियर है। बट रिपीटेड क्यों आ रहा है हमारे पास? तो देखें, x-1 होल का हमारे पास स्क्वायर है। होल के स्क्वायर से हमारे पास क्या मतलब है कि x-1 होल का स्क्वायर मतलब कि x-1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय x-1, मतलब कि ये हमारे पास रिपीट हुआ हुआ एक फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर्स होंगे इसमें हमारे पास, और कोई एक लीनियर फैक्टर हमारे पास रिपीट हुआ होगा। तो इसको हमने कैसे डिकम्पोज करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखें, इसमें आपने अपना एक लीनियर फैक्टर जो कि रिपीट नहीं हुआ हुआ उसे आपने डिकम्पोज कर देना है, a के नीचे आपने उसको लिख देना है, प्लस जो आपने सेकंड अपना बनाना है डिकम्पोजिशन में फैक्टर b, उसके नीचे आपने लिख देना है यही अपना सेकंड वाला फैक्टर जो कि आपके पास रिपीटेड है। तो ये रिपीटेड वाले को आपने एक सिंगल टाइम लिख देना है। देन आपने बनाना है, यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे +c, और इसके नीचे आपने इसको इसकी ओरिजिनल जो आपके पास स्क्वायर्ड पावर है उसके साथ लिख देना है x-1 स्क्वायर्ड, मतलब कि एक दफ़ा एक सिंगल जो लीनियर फैक्टर है वो लिख दिया, उसके बाद जो रिपीटेड है उसको हमने लिखा, देन हमने एक थर्ड फैक्टर बनाया c, और उसके नीचे हमने उसकी रिपीटेड पावर भी लिख दी। देन हमारे पास आ जाता है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री जो हमारी होती है वो 2 होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। बट दिस इज़ ऑल्सो इररिड्यूसिबल, मतलब कि क्या आप इस x² + 1 को और रिड्यूस कर सकते हैं? तो हम इसे नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इररिड्यूसिबल है, इसके और फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो अब इसकी हमने कैसे डिकम्पोजिशन करनी है वो हम देख लेते हैं। तो देखें, आपके पास है x² + 1, ये एक क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल फैक्टर है, साथ में हमारे पास एक लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाइड हुआ हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने जो अपना बनाना है a, उसके नीचे हम अपना लीनियर फैक्टर लिख देंगे। नेक्स्ट हम जो हमने अपनी फ्रैक्शन लिखनी है वो हमारे पास bx + c लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हमने x लिखा क्यों है? x हमने इसलिए लिखा है बिकॉज हमें साथ में एक x कोफिशिएंट के तौर पर न्यूमरेटर में चाहिए, एक लीनियर न्यूमरेटर चाहिए होता है। लीनियर से मतलब मैंने आपको बताया था x की हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 1 होगी, बिकॉज अगर खाली हम रियल नंबर्स रखेंगे कि x नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास रियल कोफिशिएंट होगा, कुछ 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। अब इसके नीचे आपने क्या लिखना है, इसके नीचे आपने अपना इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख देना है, मतलब कि x² + 1। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोसीजर क्या है। तो हमारा प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप है, इफ़ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर डिवाइड फर्स्ट। ये हमारी वही बात है कि अगर हमारे पास हमारी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, मतलब कि न्यूमरेटर में हमारे पास ज़्यादा पावर आ गई है, तो पहले हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइड करेंगे अपने पूरे टर्म को, मतलब कि जो न्यूमरेटर होगा हमारे पास उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास है कि जब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है तब हम करेंगे फैक्टराइज द डिनोमिनेटर कम्प्लीटली, कि मतलब डिनोमिनेटर में अगर कुछ फैक्टर्स बन रहे हैं आपके पास तो फैक्टराइजेशन कर लें। देन हमारे पास थर्ड स्टेप है, राइट द एक्सप्रेशन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। देन हमने इसको डिकम्पोज करना है, कैसे? जैसे हमने ये ऊपर अपने पढ़े हैं, 3 मेथड्स पढ़े हैं, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स के लिए, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के लिए और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए। इस हिसाब से हमने इनको सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप है, फाइंड कॉन्स्टेंट्स बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स और सब्सटीट्यूटिंग सूटेबल वैल्यूज़। ये आगे जो हमने अपने कॉन्स्टेंट्स को a, b और c जो हमने लिखे थे इनको फाइंड करना है, ये वो स्टेप है। देन हमारा फिफ्थ स्टेप है कि हमने इंटीग्रेट करना है हर टर्म को सेपरेटली।
तो हम एक अपनी फर्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स के लिए। तो हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स प्लस 1 dx, इसकी अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए पहले 1 मिनट के लिए हम अपने इंटीग्रेशन साइन को साइड पर रखते हैं और सिर्फ अपने इसको फ्रैक्शन को लेते हैं। तो अब हमारे पास दो, इसमें हमारी डीकम्पोजिशन में दो हमारे पास आएंगे कॉन्स्टेंट्स ए के नीचे हमारे पास आ जाएगा x प्लस दूसरा कॉन्स्टेंट हमारे पास आएगा b और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर 1 के नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको आपने इस साइड पर मल्टीप्लाई करा देना है ताकि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो सके। तो देखें 1 इज़ इक्वल टू a/x प्लस b ओवर x प्लस 1, ये पूरा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है x इंटू एक्स प्लस 1 के साथ। तो 1 इज़ इक्वल टू, अब देखें ये फैक्टर अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब a डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर ये x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कि 1 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स। तो इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब आपने देखना है कि हमारे पास जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स a और b के साथ, इनसे आपने x की वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे निकालनी है? इस फैक्टर x प्लस 1 को आप 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर से x को आप 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू b से अगर निकालें तो x इज़ इक्वल टू 0 आ रही है। तो इधर हम लिखेंगे कि लेट x इज़ इक्वल टू 0। अब इसे हम पुट कर लेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन में। तो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0। तो ये हमारे पास बन गया 1 इज़ इक्वल टू 1a प्लस 0 और सिंपली हमारे पास a इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम इसी तरह b की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब कि अब हम लेट करेंगे कि x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और सिंपली x इज़ इक्वल टू -1। तो अब हम -1 को पुट करेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन में, मतलब कि 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 पॉजिटिव 1 प्लस b इंटू -1। तो अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव ये हमारे पास पूरा टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज a हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस -b और सिंपली हमारे पास -b इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे कि अपने a और b की वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी। तो देखिए मतलब कि 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू a की जगह हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू जो कि 1 है, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय x प्लस यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है -1, मतलब कि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करने को दी थी इस फैक्टर्स की, तो अब हम इनकी भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं बिकॉज ये हमारे पास इक्वल हैं। तो अब हम इनकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 1। तो 1 ओवर x की इंटीग्रेशन आपको पता है ln ऑफ x होती है, माइनस हमारे पास आ जाएगा माइनस, अब
ये आप 1/x+1 की अगर इंटीग्रेशन देखें तो एज्यूम कर लें कि x+1 आपके पास u के इक्वल है, तो मतलब कि 1/u du की आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये तो आपके पास ln ऑफ u ही होगा, और u की जगह अब हम x+1 पुट कर लें तो ln ऑफ x+1, तो इसलिए हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन ln ऑफ x+1 है, प्लस हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हमारे पास dx भी आएगा साथ में, बिकॉज हम x की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव हमारे पास साथ होना चाहिए। अब सेकंड हम एग्जांपल देख लेते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की, तो इसमें हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x+1 डिवाइडेड बाय x इंटू x-1 स्क्वायर्ड dx। अब इसमें हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गया, तो सबसे पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेंगे। तो एज्यूम कर लें कि x+1 डिवाइडेड बाय x इंटू x-1 स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू a ओवर, ये हमारे पास x आ जाएगा, प्लस b ओवर x-1 प्लस c ओवर x-1 स्क्वायर्ड। तो अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 कह लें, देन हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ इस साइड पर, तो x+1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा। देखें ये x हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और a हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 के स्क्वायर्ड के साथ, प्लस b के साथ हमारे डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा और b के साथ हमारे पास बचेगा एक दफ़ा x और एक दफ़ा x-1, बिकॉज एक टाइम तो वो कैंसिल हो गए, और c के साथ हमारे पास बचेगा सिर्फ x, बिकॉज x-1 स्क्वायर्ड कैंसिल हो जाएगा, तो इसे इक्वेशन 2 कह लें। अब हम अपने a, b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को रखेंगे 0 के इक्वल। सबसे पहले कि लेट x इज़ इक्वल टू 0, तो 0 + 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 0 - 1 स्क्वायर्ड, प्लस ये पूरी टर्म देखें, इसमें x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पूरी टर्म 0, इसमें x मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब कि 0, ये पूरी टर्म भी 0 बन गई। तो सिंपली 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 स्क्वायर्ड, और 1 इज़ इक्वल टू a इंटू +1, और सिंपली a इज़ इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई। अब हम निकाल लेते हैं अपने b की वैल्यू। उसके लिए हम अपने इस टर्म x-1 को 0 के इक्वल रखेंगे कि लेट x-1 इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 1, तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, मतलब कि 1 + 1 इज़ इक्वल टू, अब देखें ये +1 और -1, मतलब कि a वाला पूरा टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस ये देखें b इंटू x, और यहाँ पर भी हमारे पास x-1 मतलब कि 1 - 1, ये भी पूरा टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम सिंपली 0 लिख लेते हैं। देन हमारे पास बचेगा cx, यानी कि इधर हम x की जगह 1 लिख लेते हैं, c इंटू 1, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू c, मतलब c की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब क्योंकि हम a और c की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अब हम इधर से b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो सिंपली हम a और c की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, बट इधर हम x की क्या वैल्यू पुट करेंगे, हम कोई भी x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास a और c कैंसिल ना हो, मतलब कि हम 0 और 1 नहीं पुट करेंगे, हम यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं, तो लेट x इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 2 + 1 इज़ इक्वल टू, a की जगह हम 1 लिखेंगे और 2 - 1 स्क्वायर्ड प्लस b इंटू 2 इंटू 2 - 1 प्लस c की वैल्यू हमारे पास 2 है, और 2 इंटू 2, तो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बन गया 3 इज़ इक्वल टू
2 minus 1 1, 1 squared is equal to 1 plus b इंटू 2 और 2 minus 1 हमारे पास 1 ही होता है प्लस 4। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2b प्लस 4 और 2b इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2b इज़ इक्वल टू -2 और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और b हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू -1। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इन्हें पुट कर लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -1 है और c हमारे पास 2 है। तो इन्हें हम पुट कर लेते हैं, मतलब कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर्ड। तो अब हम अपनी ये राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन कर लेते हैं, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल है, इसको बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर्ड। तो अब देखें ये तो हमारे पास हो गई ln ऑफ x माइनस ln ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ पर हमारे पास देखें, यहाँ पर हमारे पास पावर है -2, तो हमारे पास पावर रूल लगेगा, मतलब कि -2 प्लस 1 हमारे पास बन जाएगा -1। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाएगी 2 के साथ x माइनस 1 की -1 पावर और -1 एक दफ़ा डिवाइड हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ln ऑफ x माइनस ln ऑफ x माइनस 1 प्लस 2, बल्कि ये हमारे पास नेगेटिव साइन डिवाइड हो रहा है तो ये टर्म हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, जबकि -2 इंटू ये देखें है हमारे पास नेगेटिव पावर है, मतलब कि हम इसे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, मतलब कि x माइनस 1 हमारे पास डिनोमिनेटर में चला गया प्लस c। तो फाइनल हमारे पास इसकी यही इंटीग्रेशन है। अब हम अपनी थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास मिक्स्ड लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स इसमें हमारे पास आएंगे, जबकि लीनियर भी आएगा और क्वाड्रेटिक भी आएगा, जो कि हमारा इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक हमने पढ़े थे। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर्ड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 dx। तो इसमें भी आपने लेट कर लेना है, जिससे हम पार्शियल फ्रैक्शंस अपनी बनाते थे कि ये हमारे पास x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारे पास इक्वल है a ओवर x माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1। एक दफ़ा हमने लीनियर लिख लिया और एक दफ़ा हमने अपना इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक लिख लिया। इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक जहाँ पर हमने अपना लिखना है उसके ऊपर हमने अपने न्यूमरेटर में x भी लिखना है। तो चलें अब इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब इसकी दोनों साइड्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, मतलब कि इस साइड पर करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा टर्म, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर हमारे पास a के साथ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 बचेगा, x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस b एक्स प्लस सी के साथ हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा x माइनस 2। इसे आप इक्वेशन 2 कह लें। अब हम सबसे पहले लेट करते हैं कि x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 या फिर x इज़ इक्वल टू 2। तो 2 इज़ इक्वल टू a के साथ हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर्ड प्लस 1 और ये टर्म हमारे पास पूरी 0 हो जाएगी। तो मतलब कि हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू 5a और सिंपली हमारे पास a इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। अब
बाकी हमारे पास b और c को फाइंड करने के लिए हमें कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट्स देखें, हमारे पास एक एक्स स्क्वायर टर्म है, एक एक्स टर्म है। तो एक्स स्क्वायर के हम कोएफिशिएंट्स को पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a। तो a हमारे पास क्या था, 2/5 प्लस यहाँ देखें हमारे पास इस टर्म में कहीं एक्स स्क्वायर है। तो अगर आप गौर से देखेंगे कि हमारे पास बी एक्स प्लस सी जब मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस 2 के साथ, तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बी एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2 बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 2c, ये हमारे पास एक टर्म आती है पूरी। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड का एक और कोएफिशिएंट है, वो हमारे पास b है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस b इज़ इक्वल टू, अब इक्वल की दूसरी साइड पर देखें कहीं एक्स स्क्वायर्ड है, नहीं है, मतलब कि एक्स स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट क्या है, 0। तो अब यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं कि b इज़ इक्वल टू -2/5। अब इसी तरह आप लोग x के खाली कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। तो यहाँ पर देखें हमारे पास x के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। इस टर्म में देखें हमारे पास जो कि हमने एक्सपेंड की थी उसमें देखें हमारे पास है 2b, मतलब कि 2b की वैल्यू क्या थी, -2/5 प्लस c। और इस साइड पर हम देख लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x तो था, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 हुआ। तो यहाँ जो हमारे पास x का कोफिशिएंट 2b है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन भी है, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। और ये हमारे पास बन जाएगा +4/5 प्लस c इज़ इक्वल टू 1, और सिंपली हमारे पास c इज़ इक्वल टू 1 - 4/5, और ये हमारे पास बन जाएगा 5 - 4। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/5। अब हम अपनी a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो c 1/5 और a हमारे पास 2/5 और b हमारे पास -2/5। तो इन्हें हम पुट कर लेते हैं अपनी फ़र्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाती है तो ये हमारे पास फाइनल डिकम्पोजिशन बन रही है जब हमने अपने a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप 2/5 यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीपल है, इसको बाहर निकाल देंगे और 1/x - 2 इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपके पास आएगी 2/5 ln of x - 2। और अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें इस टर्म की, -2x + 1 डिवाइडेड बाय 5 × x² + 1 dx। तो इसमें अगर आप देखें ये हमारे पास -2 जो है ये हमारे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको तो आप बाहर नहीं निकाल सकते, बट ये जो हमारे पास 1/5 है इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, जबकि 1/5। अब देखें ये जो हमारे पास बेसिक सा रूल है कि इस 2x को और इस 1 को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ऐसे ही कर लेते हैं, 2x डिवाइड बाई x² + 1 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/x² + 1। तो इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इसे हम ज़रा यहाँ पर लिख लेते हैं सही से। तो 1/5 देखिए हमने कहा था जो हमारे पास वेरिएबल हो उसका डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए। तो x² का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 2x, तो यहाँ पर 2x dx हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये 2x dx पूरा हमारे पास डेरिवेटिव है। तो अब हम x² + 1 इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मतलब अगर आप लेट कर लें कि x² + 1 इज़ इक्वल टू u, तो
तो डी यू आपके पास इक्वल होगा 2x dx के। तो इसे अगर आप यहाँ पर सेपरेटली इंटीग्रेट करके देखें तो आपके पास आ जाता है डी यू डिवाइडेड बाई यू, मतलब कि 1/u की आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हमारे पास इक्वल होती है, आपको पता है, ln ऑफ u के। तो u की जगह आप कर देंगे x² + 1, मतलब कि इंटीग्रेशन हमारे पास इस टर्म की आ जाएगी ln ऑफ x² + 1। तो ये हम लिख लेते हैं और नेगेटिव का साइन हमारे पास साथ में आ जाएगा, नेगेटिव ln ऑफ x² + 1 प्लस। अब यहाँ पर देखें, इस टर्म की अगर हमने इंटीग्रेशन करनी है तो आपको याद होगा कि आपके पास एक टेंजेंट इन्वर्स x था और इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास होती थी 1/x² + 1। तो इसका मतलब इसकी 1/x² + 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आर्क tan होगी, मतलब कि टेंजेंट इन्वर्स x। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं टेंजेंट इन्वर्स ऑफ, हमारे पास आ जाएगा x और साथ में हमारे पास प्लस c तो आएगा। जब हम इसको पुट करेंगे तो पहले तो हम अंदर 1/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि हमारे पास 1/5 नेगेटिव 1/5 ln ऑफ x² + 1 प्लस 1/5 टेंजेंट इन्वर्स x। और फर्स्ट इंटीग्रल था हमारे पास 2/5 ln ऑफ x - 2। तो इन तीनों को एंड पर हम कंबाइन कर देते हैं। चलिए कंबाइन कर देंगे। तो फर्स्ट हमारे पास था 2/5 ln ऑफ x - 2, देन हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 1/5 ln ऑफ x² + 1 प्लस 1/5 आर्क tan ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है। और आज का लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी था, तो इसके हम की पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमने ये कब अप्लाई करना है। ओनली व्हेन डिनोमिनेटर कैन बी फैक्टर, जब हमारे पास डिनोमिनेटिव के फैक्टर्स बन सकते हैं। सेकंड, हमने क्या करना है, हमने हमेशा डिवाइड करना है अगर हमारी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी, मतलब इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देन हमारे पास ईच फैक्टर मस्ट हैव इट्स ओन कांस्टेंट टर्म, हर फैक्टर में हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। लाइक हमने a, b और c रखे थे, ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए हर फैक्टर की अलग अलग। एंड लास्टली हमने चेक करना है अपने कांस्टेंट को केयरफुली बिफोर इंटीग्रेटेड के, हमने अपने a, b और c इनकी वैल्यूज़ को सही से चेक करना है। तो समरी हमारे पास क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स अलाउ अस टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लिकेटेड रेशनल इंटीग्रल्स इनटू अ सम ऑफ सिंपल वंस, मतलब कि जो कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास रेशनल इंटीग्रल्स होते हैं, जो कि हमारे पास px/qx थे, इनको हम सिंपल वंस में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे। और सेकंड के it is most useful for rational functions and forms the foundation for advanced integration methods। तो ये हमारे पास रेशनल फंक्शंस की इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल है और हमारे एडवांस्ड इंटीग्रेशन मेथड्स की ये फाउंडेशन भी बनता है।